ये जो मास्टरबेशन है वही पहला स्टेप है मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का। एबनॉर्मल है ऐसा नहीं कह सकते हैं, हाँ एक्सेस में करने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है तो जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बेटर होती है। जो आईटी सेक्टर में है या ड्राइवर्स हैं उन लोगों में बहुत दिक्कत होती है, उनमें ही इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा है, उन्हीं में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की जो कंप्लेंट है वो ज़्यादा है, उनमें ही जो इन्फेक्शंस हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं। डाइट का जो पार्ट था ना उसमें एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ जिसमें कि वो एक ही बार में सारी चीज़ों को मिला के ले सकते हैं। और आयुर्वेद में तो बोला ही गया है कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए केवल एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करना, इसके लिए अग्नि मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होना चाहिए, हमारा साउंड मेंटल स्टेट भी होना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर सेक्सुअल हेल्थ जो है अच्छी है। जितनी भी चीज़ें हमने आज इसमें डिस्कस की हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो पहले दिन से ही आपको अपनी बॉडी में फ़र्क पड़ना शुरू। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैम, आज हम मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, तो मैं ये जानना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? आयुर्वेद के हिसाब से भी और वैसे भी मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, और आजकल हम देखते भी हैं, रोज़ पेशेंट से हम डील करते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके मैं नाम गिनाती हूँ। पहला है लो लिबिडो होना, यानी कि फीलिंग ही नहीं आना, ज़्यादा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना जिसको बोलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब इरेक्शन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो ज़्यादा समय तक इरेक्शन नहीं रहता है। तीसरी समस्या जो इससे अलग है वो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, इरेक्शन भी होता है, लेकिन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि उनकी जो डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये है। इसके अलावा इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स मेल्स को फेस करनी पड़ती हैं, प्रोस्टेटाइटिस की, यानी कि उनके टेस्टिस में भी कई बार जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी चोट की वजह से भी उनको दिक्कत आ जाती है। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी एक मेल सेक्सुअल हेल्थ का ही एक पार्ट है। मेल सेक्सुअल हेल्थ और मेल इनफर्टिलिटी की बात कोई बहुत ज़्यादा खुलकर की नहीं जाती है। अगर कोई पेशेंट भी हैं तो वो भी अपनी बात को बहुत ज़्यादा खुलकर करते ही नहीं हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग इवेंचुअली जाकर के उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। सभी ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा जो मेल्स हैं खास करके, उनमें जो सेक्सुअल हेल्थ है उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब वो डायबिटीज़ से बहुत सालों से ग्रस्त रहते हैं और उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बहुत लंबे समय तक। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 27-28 साल की एज है और इरेक्शन होना बंद हो गया एकदम से, तो पेशेंट ने हमसे कंसल्ट किया और तब हम उनको पूछते हैं कि आपके फैमिली में कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या आपको कुछ और सिम्टम्स, तो कमज़ोरी लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, रात को ज़्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है, स्टेमिना कम हो गया, इस तरह के सिम्टम्स के साथ में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया एकदम से। पहले ठीक थे लेकिन अभी हो गया। तो जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। मैंने ऐसा सुना है कि जो मास्टरबेशन है वही पहला स्टेप है मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का। क्या सच में ये है? ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक जैसे बायोलॉजिकल हमारी बॉडी की नीड्स रहते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें नींद आती है, इस तरह से जो सेक्सुअल अर्ज है वो भी एक नेचुरल नीड है बॉडी की। तो जो मैस्टरबेशन जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो एबनॉर्मल है ऐसा नहीं कह सकते हैं, हाँ एक्सेस में करने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उससे एक काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि जो शेप है उसमें जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो वो जीवन भर की एक प्रॉब्लम बन के रह जाती है। लिबिडो कम हो जाता है जब ज़्यादा मैस्टरबेशन में इंडल्ज होते हैं, बाद में जब वो पार्टनर के साथ में इंडल्ज होते हैं तो वो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाते, और तब जाके फिर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ज़्यादातर लोग जिनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो उनकी हिस्ट्री रहती है कि वो ओवर मैस्टरबेशन में जो थे, इंडल्ज थे या बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते थे, तो वो लोग
इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पाते पार्टनर के साथ में। और ऑफ कोर्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। जी मैम, मास्टरबेशन माइंड पे कैसे इफेक्ट करता है? देखो, ये सारा कुछ माइंड भी और जो बॉडी की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी हार्मोन्स से कंट्रोल होती हैं। तो जब मास्टरबेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ओवर मास्टरबेशन में इंडल्ज होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। डोपामीन जो है और सेरोटोनिन है, ये इनके इम्बैलेंस होने की वजह से मेंटल स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस डाउन होना, और है ना, और अपने आप में ही रह जाना, यानी सेक्लूड होके रहना, किसी से कनेक्ट नहीं कर पाना, सोशलाइज नहीं करते हैं। तो ये सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं ओवर मैस्टरबेशन में इंडल्ज होने से। ब्रह्मचर्य अगर आप अपना लेते हैं तो आपका जो स्पर्म है वो ज़्यादा अच्छा होता है? पहले हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, क्योंकि ऐसे माना जाता कि हम 100 साल जीते हैं, मतलब 100 साल एक मिनिमम एज होती थी कि 100 साल तो हर कोई जिएगा स्वस्थ। तो उसको 4 भागों में बांटा गया था। पहले 25 साल में हमें सीखना है, पढ़ना है ना, उसमें हमें वो सब कुछ जानना है, वो सब चीज़ में ट्रेनिंग लेना है, जिससे हमें आगे का अपना जीवन है उसको बिताना है, या हमें अपना प्रोफेशन चूज़ करना है। तो उसके लिए ब्रह्मचर्या का पालन किया जाता था 25 साल की उम्र तक। पहला जो 1/4 ऑफ आवर लाइफ, तो वो ब्रह्मचर्या माना जाता था। उसमें किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से मना किया जाता था। इससे हार्मोन बीज प्रिजर्व होता है, इस तरह से बोला जाता है, जिसको स्पर्म कहते हैं अभी, है ना। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचर्य केवल एक ही चीज़ का नहीं होता, उसको मनसा वाचा कर्मणा बोला जाता है, मतलब मन से भी, वचनों से भी और कर्मों से भी। इसके अलावा इसके साथ साथ डाइट फॉलो करवाई जाती थी, इसके साथ साथ योग किया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था। तो इससे हर तरह का बल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, हमारी इम्यून सिस्टम, हर तरह का जो स्ट्रेंथ है वो बॉडी में बढ़ता था, क्योंकि एक पूरा का पूरा रूटीन इस तरह से फॉलो किया जाता था। तो यस, मैं इस सवाल का जवाब बोलूँगी कि हाँ बिल्कुल, अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है तो जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बेटर होती है। ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना, ओवर मैस्टरबेशन में इंडल्ज होना, इवेंचुअली क्या होता है कि जो सीमन है वो थिन हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और जो स्पर्म्स में, क्योंकि हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो वो स्पर्म की क्वालिटी को भी अफेक्ट करेंगे। मैम, मैंने ये सुना था कि जो हमारा स्पर्म है पूरा अच्छी तरह से बनने के लिए 7 दिन लगते हैं, क्या सच में? हमारी बॉडी की हर एक चीज़ को रिजुविनेट होने के लिए एक समय लगता है। जो स्पर्म्स और एग्स हैं, ऐसा माना जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तो जो एक पूरा का पूरा एक स्टोरेज बैकअप है वो बन जाता है, वो मैच्योर होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो बॉडी का एक साइकिल है। जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स में 1 महीना का जो एक साइकिल है पूरा, उसमें फीमेल का जो एग है वो मैच्योर होता है, फिर रिलीज़ होता है, फिर वो ट्रैक्ट में आता है। इसी तरह से मेल्स के स्पर्म्स का भी एक साइकिल रहता है। तो 7-8 डेज का जो पीरियड एक है, वो एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए एक अच्छा है। जी मैम, अब मैं बात करूँगा प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ऊपर। तो मैम ये क्या है और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं? पता तो चलो पता चल जाता है, इसका इलाज कैसे करते हैं और लोगों में इसके ऊपर क्या मिथ्स हैं? प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जिनको होती है, पहली बात तो ये कि ये केवल हार्मोनल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो गया, है ना। तो उसमें क्या रहता है, कई बार इवन कि 60% से भी ज़्यादा केसेस में ये साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल होता है क्योंकि पार्टनर के साथ में अगर मेंटल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो इरेक्शन नहीं होता है। फिर अगर जैसे स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है ना, या अदरवाइज भी वो स्ट्रेस से जूझ रहा है जो मेल है, तो उन केसेस में उनको इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। केवल यही नहीं, और जो हैबिट्स हैं सारी की सारी, जितने भी ईडी है, पीई है, लिबिडो लो होना है, इनफर्टिलिटी है, इन सब में जो कुछ मोटे मोटे कारण जो सब में कॉमन है, मैं उनके बारे में बात करती हूँ। इनमें बहुत बड़ा रोल है जो हैबिट्स है उनका। स्मोकर्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है जी, और अल्कोहल। इसके अलावा रूटीन, सोते नहीं है रात को। आजकल तो फैशन ही हो गया कि 12 बजे से पहले कोई सोएगा ही नहीं, है ना। जो 12 बजे से पहले सोता है उसको उल्टा जो है समझ लो कि
उसको उसका मजाक बनाया जाता है ना, कि तू तो बूढ़ा हो गया, जल्दी सोने लग गया, उल्टा हो गया है। बिल्कुल, जल्दी सोने वालों को बूढ़ा कहा जा रहा है, जबकि जैसे जैसे एज बढ़ती है नींद कम होती है, और जो यंग एज है उसमें 8-9 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, हर तरह की अपनी एनर्जी को रिवाइव करने के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए वो नींद का एक साइकिल जो है 8 घंटे का वो चाहिए। तो सोना नहीं, स्मोक करना है ना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, हर टाइम स्क्रीन टाइम रहना, स्ट्रेस है, सिटिंग जॉब है, सबसे ज़्यादा तो ये बड़े कारण हैं। जो आईटी सेक्टर में है या ड्राइवर्स हैं, उन लोगों में बहुत दिक्कत होती है, उनमें ही इनफर्टिलिटी भी ज़्यादा है, उन्हीं में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की जो कंप्लेंट है वो ज़्यादा है, उनमें ही जो इन्फेक्शंस हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं जी। ना, पेनफुल जो इजैकुलेशन है ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे अलग अलग कारण हैं जो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में। तो मैम अब तो ये एक नई बीमारी सामने आ रही है मेल्स में कि मेल्स इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके क्या कारण है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मेल इनफर्टिलिटी की बात अभी होने लगी, अच्छी बात है कि कम से कम हमने प्रॉब्लम को पहचाना, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन करने से पहले। पहले तो इनफर्टिलिटी होती थी कपल में, तो यही माना जाता था कि जो लड़की है उसी में दिक्कत है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इनफर्टिलिटी अगर है तो उसका जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इनफर्टिलिटी है ये कैसे समझा जाए। अगर एक कपल 1 साल से ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। तो उसमें फिर इनफर्टिलिटी मेल की है या फीमेल की है, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इसमें हम हार्मोन्स को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसमें जो स्पर्म की क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब उनका नंबर, और मोटिलिटी मतलब जो उसकी मूवमेंट है वो, मोटिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी से भी। मोबिलिटी यानी कि मूव वो कितनी तेज़ी से कर रहे हैं स्पर्म, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मोबिलिटी अच्छी है तो कम स्पर्म्स में भी प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है। तो नंबर से ज़्यादा मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। तो ये सब कुछ जो है ये टेस्ट किया जाता है, और उससे पता चलता है कि मेल जो है वो इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। मैम मैं जानना चाहूँगा कि एक ऐसा डाइट प्लान हो जो कि कोई मेल अपना अपनाए और उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को कि कौन सी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। दूसरा उसका कारण ढूंढना, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इनफर्टिलिटी है, क्या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, या स्पर्म जो है वो मर रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार दवाइयों के ओवरडोज से भी ये होता है। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, और उसके हिसाब से फिर जो है अपनी चेंजेस लेकर आना, अपने हार्मोनल लेवल चेक करना, है ना, और ये देखना कि क्या मेरी कोई ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करना है। डाइट की आपने बात करी है, तो डाइट की मैं बात थोड़ी डिटेल में यहाँ कर लेती हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। डाइट में बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं जो बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। सबसे पहले है ड्राई फ्रूट्स में है बादाम, अखरोट, है ना, फिर सीड्स हैं जैसे कि पम्पकिन के सीड्स, मतलब ये जो कद्दू रहता है उसके जो बीज रहते हैं वो, और तरबूज के बीज। तो ये जितने भी बीज हैं जिसको मगज़ बोलते हैं, जिसको 4 तरह के मगज़ बोलते हैं, वो बीज, खीरे के बीज भी, है ना, खीरे के, खरबूजे के और ये तरबूज के, ये जो सारे बीज हैं, इन बीजों का हमारे हॉर्मोन्स को ठीक करने में, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ठीक करने में बहुत रोल है। इसके अलावा तिल के जो बीज होते हैं, जो तिल होते हैं, काले तिल, सफ़ेद तिल, दोनों, ये भी जो है मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं ना। इसके अलावा जो मखाने रहते हैं, ताल मखाना जिसको बोलते हैं, वो भी मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। दूध पिए, घी खाएं, घर का बना हुआ मक्खन जो है वो खाना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है मेल्स के लिए। इसके अलावा खजूर है, बनानास हैं, केले जो होते हैं वो अच्छे होते हैं मेल्स के लिए, तो उसको खाना चाहिए खाली पेट। और पोटेशियम इसमें अच्छा रहता है, मस्कुलर एक्टिविटी को ये इम्प्रूव करते हैं बेसिकली। तो इसी के लिए कोकोनट वाटर जो है उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो कोकोनट वाटर
पिएं, दूध पिएं, ये जो चीज़ें हैं इनको डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और जिन चीज़ों से बचना चाहिए मैं वो भी बता देती हूँ। अल्कोहल है, उसकी एक्सेसिव कंजम्पशन से बचिए। मेरे कहने से छोड़ेंगे तो नहीं सब लोग, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। और स्मोकिंग से दूर रहें, ओवर मैस्टरबेशन में इंडल्ज ना करें, है ना। और एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलर हमें। इसके अलावा पैक्ड फूड जो है उनको बिल्कुल हटाना चाहिए। एक और नई रिसर्च हुई है, वो उस रिसर्च के हिसाब से जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं। मतलब किसी भी प्लास्टिक की चीज़ में गरम खाना नहीं खाना। पर मैम अभी तक जिन लोगों ने खा चुके हैं, जिस प्रॉब्लम में वो आ चुके हैं, क्या उसको डिटॉक्स किया जा सकता है? हाँ, आपने सवाल थोड़ा जल्दी पूछ लिया, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे अंदर जाते हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल्स को हम गाड़ी में छोड़ देते हैं, वो पानी गर्म होता है, उस पर रेडिएशंस पड़ते हैं, तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स जो हैं, प्लास्टिक की बोतल्स की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए कांच की बोतल का इस्तेमाल कीजिए या मेटल की बोतल का इस्तेमाल कीजिए पानी को रखने के लिए। कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई है, कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने परचेज़ की पानी की बोतल और पी लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें जैसे बेवरेजेस हैं, कॉफ़ी है, चाय है, वैसे तो इनका वैसे नहीं इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, है ना। एक्सेसिव कॉफ़ी भी हार्मफुल है मेल्स के लिए स्पेशली, है ना। तो इन सारी चीज़ों से बचिए, माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी के अंदर ना जाए, इसका ध्यान रखें। कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर्स को अवॉइड कीजिए, और अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है जैसे टिफ़िन्स हैं, तो गर्म चीज़ अगर आपने प्लास्टिक के कंटेनर में डाली तो समझिए माइक्रोप्लास्टिक्स आपके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। टी बैग्स से भी माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे अंदर जा रहे हैं, तो ये भी मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। अब आती हूँ मैं आपके सवाल पर, जिनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक्स है, या जिनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चला गया जो अंदर जाके गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकाल पा रही बॉडी हमारी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो पीछे इंजेक्शंस लिए गए उसकी वजह से भी कई चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ही ले देती हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं स्पाइक प्रोटीन। जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं हमारे सेल्स के अंदर एक बार चले गए तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाता सेल। अब स्पाइक प्रोटीन इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि स्पाइक प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो अंदर जाके ऐसा चेंज कर देता है आरएनए के साथ, मैसेंजर आरएनए, जिसको ये बताना होता है कि बनाना क्या है सेल ने, कौन सा क्या चीज़ बनाएगा। वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये चिपक जाता है और उसको अपने जैसा बना लेता है, और सिर्फ इसी के जैसे स्ट्रक्चर और बनते जाएंगे। तो ये बाकी के सारे ऑर्गन्स को भी खराब करता है, सारे मसल्स को ये वीक करता है ना। जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो स्पाइक प्रोटीन हो या फिर माइक्रोप्लास्टिक्स हो या कोई भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में या केमिकल्स रेजिड्यू है, कोई दवाइयाँ बहुत सारी खा ली, इनको बाहर कैसे निकालना है? डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के लिए हम लोग आयुर्वेद की हेल्प ले सकते हैं। बड़े ही कारगर तरीके हैं आयुर्वेद में, सदियों से जो चलते आ रहे हैं। उसमें पूरी बॉडी का एक एक सेल जो है वो डिटॉक्स हो जाता है। कुछ दिन निकाल के एक जो है रूटीन, एक प्रोटोकॉल है 14-15 दिन का, उसको फॉलो करना होता है। आपको घी में हर्ब्स को पका के, मतलब जड़ी बूटियों को पका के उसको पी के, वो जो घी है वो बॉडी के हर सेल में, हर माइक्रो चैनल में जाके जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं उनको ये लुब्रिकेट करके लपेट के बाहर निकालने के लिए जो है हमारे लिम्फेटिक्स में ले आते हैं उसके, और वहाँ से ये फिर जो है ब्लड के ज़रिए लीवर में, किडनी में या स्टूल के रास्ते, ये पसीने के रास्ते बाहर निकाल देते हैं उन चीज़ों को। तो ये जो विरेचन एक टेक्निक है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। विरेचन के जरिए हम लोग लीवर को डिटॉक्स करते हैं और बॉडी के हर सेल के अंदर से जो ये जमी हुई चीज़ें उनको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जो आसान तरीका है, जो सब लोग अपने आप भी कर सकते हैं, वो है शिलाजीत लेना। जो शिलाजीत है उसको माना गया कि बहुत ताकत देता है। इसको ऐसे ही समझा जाता है कि केवल ताकत देना ही इसका काम है, मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे शिलाजीत को समझ लिया गया, फेमस भी ऐसे फेमस इसको किया गया। देता है ताकत, नो डाउट, जो भी कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं,
लेकिन ये काम कैसे करता है, इसको पहले भी हमने इसके बारे में बात करी है, आज हम दोबारा बता देंगे सबको कि शिलाजीत सेल के अंदर से उस हर चीज़ को निकाल के बाहर फेंकने में सक्षम है जो अदरवाइज बॉडी नहीं कर पाती, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स। तो इसके अंदर जो फुल्विक एसिड है वो उसको बाइंड करके उसके साथ जुड़ के उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं, उठा के बाहर निकाल देते हैं सेल से। एक बार वो सेल से बाहर निकल गया, बाकी का काम बॉडी कर लेती है। तो शिलाजीत लेना केवल मेल्स के लिए नहीं बल्कि फीमेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कितना लेना है ये अपनी अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी एज के ऊपर, एक्टिविटी लेवल के ऊपर, बीमारी के ऊपर, है ना, हेल्थ इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हम अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज इसको दूध में मिला के, पानी में जो है लोग लेते हैं, सदियों से लेते आ रहे हैं, सबको पता है घर में कैसे लेना है, तो ये लेना चाहिए। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए जिनको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो सोने और उठने का रूटीन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा जो है धूप लेनी चाहिए। धूप से जो विटामिन डी मिलता है उससे हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो बनाती है बॉडी हमारी, कोलेस्ट्रॉल बनता है स्किन के अंदर, है ना, वो ये मिलकर के हार्मोन्स बनाते हैं बाद में जाके, इसलिए धूप लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सुबह सुबह आधा घंटा की धूप लें, एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को कम करना चाहिए, है ना। और रात को समय पे सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारा हार्मोनल इम्बैलेंस इसी से शुरू हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि जब रात को हम लोग जगते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल्स हमें रिलैक्स ही नहीं करने देते। और एक्सरसाइज सुबह करना इसलिए भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुबह जब हम लोग उठते हैं, धूप लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो कॉर्टिसोल्स हैं, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जो उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। जितने ज़्यादा वो रिलीज़ सुबह ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही बेटर, उतना ही जल्दी उनका स्पाइक कम होगा शाम को, और उतना ही बेटर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन होगी। मतलब कॉर्टिसोल जितना कम होंगे उतना ही टेस्टोस्टेरॉन बढ़िया जो है रिलीज़ होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरॉन को अपने को हम लोग अच्छा कर लें, इम्प्रूव कर लें, तो सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो। जितना जल्दी उठेंगे उतना ही कॉर्टिसोल्स बढ़ने शुरू होते हैं, रिलीज़ होने शुरू होते हैं कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और उतनी जल्दी शाम को वो कम होके और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जी मैम, मैंने ये भी सुना था कि जो लोग सुबह की एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, शाम की एक्सरसाइज ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये में इसमें भी मेरी कन्फ्यूज़न है लोगों को, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, सुबह की एक्सरसाइज और शाम की एक्सरसाइज दोनों ही अच्छी हैं। पहली बात तो ये, ना वो नुकसान करती है ना वो नुकसान करती है। अब मैं थोड़ी सी साइंस की बात कर लेती हूँ। इसमें यह कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, मतलब हम लोग फास्टिंग होती है काफ़ी घंटों की, और बॉडी स्टोर्स को यूज़ कर रही है, एनर्जी के जो स्टोर्स हैं उसको यूज़ कर रही है बॉडी। तो वो जो एनर्जी के जब स्टोर्स यूज़ हो रहे हैं, तो जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज ज़्यादा बेटर है। ठीक है, शाम तक बॉडी एनाबॉलिक और रिपेयर मोड में चले जाती है, तो उस समय मसल बिल्डिंग जो करनी है, ऐसा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में मैंने पढ़ा था जब मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया। तो उसमें ऐसे हमने पढ़ा कि जो मसल बिल्डिंग अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए इवनिंग बेटर है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मॉर्निंग बेटर है। बट दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही हमें ज़रूरी चाहिए। हमें एक ऑप्टिमम वेट भी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है ना, और हमें अपनी मसल्स की हेल्थ को भी बना के रखना इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह और शाम दोनों समय ही एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। जी, इंस्टाग्राम पे बड़ी चीज़ें वायरल होती हैं सेक्सुअल हेल्थ को लेके। मेरा ना एक सवाल था कि कीगल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि कीगल एक्सरसाइज करोगे तो आप मेल्स के जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लग जाएंगे, क्या सच में होता है ऐसा? कीगल एक्सरसाइज जिसको आप बोल रहे हैं, मैं आपको कुछ आसन बता देती हूँ योग के। कीगल एक्सरसाइज मूल बंध है। मूल बंध मतलब जिसमें अपने जो नीचे के सारे ऑर्गन्स हैं उसको ऊपर को जकड़ के रखना, और इसमें ये मूल बंध है। ठीक है, इससे क्या रहता है, मसल्स जो है वो
स्ट्रेंथन होते हैं, जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्रेंथन होता है। तो जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है खास करके, या जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है खास करके, उनके लिए ये और भी अच्छा है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसीलिए इसी तरह से फीमेल्स में भी, जिनको फीमेल्स के पेल्विक जो फ्लोर है अगर वो वीक हो गया तो उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। जरा सी छींक आई, जोर से खांसी आई, है ना, तो उनको यूरिन लीकेज होना शुरू हो जाता है, खास करके डिलीवरी के बाद, है ना, या मेनोपॉज के आसपास। तो उनको भी यही बोलते हैं मूल बंद कीजिए, जिसको आप कीगल एक्सरसाइज बोल रहे हो। तो ये आजकल की बात नहीं है, आजकल इसको कीगल एक्सरसाइज के नाम पे लोग पहचानने लग गए। अच्छी बात है, मतलब तो ये है कि काम होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। कौन से योगासन हैं जिनको करने से मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? इसमें मैं 2-2, 3-3 योग आसन आपको हर चीज़ के लिए बता देती हूँ। वैसे तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो मूल बंध है उसको बहुत अच्छा माना गया। ये हर तरह की प्रॉब्लम के लिए मूल बंध को अच्छा माना गया। वज्रासन, वज्रासन मतलब जैसे हम खाना खा के भी पैर मोड़ के बैठ जाते हैं ऐसे करके, वो वज्रासन होता है। तो मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सर्च कर सको इसको, कि हमारे दर्शक जो हैं वो भी सर्च कर सकें इसको। इसके अलावा एक अश्विनी मुद्रा होती है, ये भी मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा भ्रामरी है, नाड़ी शोधन है, ये प्राणायाम है। तो ये सब जो है मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ईडी है, तो उसको भुजंगासन करना चाहिए। भुजंगासन में उल्टा लेट के, हाथ रख के और सिर को ऊपर उठा के, ऐसे भुजंग जो है कोबरा को बोलते हैं, तो कोबरा पोज जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। सेतु बंद यानी कि ब्रिज की जैसे एक्सरसाइज एक रहती है, सेतु बंद करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन है, पश्चिमोत्तानासन में पैरों को फैला के और माथे से हम सिर को टच करते हैं, घुटने को टच करते हैं, इस तरह से ये पश्चिमोत्तानासन होता है। अगर स्पर्म्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ऐसी स्थिति में हमें एक तो शलभ आसन है वो करना चाहिए, और सर्वांगासन। सर्वांगासन मतलब जो सिर के बल उल्टा खड़े होना, मतलब सिर को ब्लड सप्लाई जाएगी। अगर किसी को लिबिडो कम हो गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए रोज़, वीरभद्रासन करना चाहिए, और एक उष्ट्र आसन होता है, ऊंट के जैसे उसको बोलते हैं। तो ये योग आसन है, हमारे शास्त्रों में बताए गए। ये सारे आसन जो है ये मेल्स के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स में जैसे हमने बताए, तो वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। जी मैम, मैं आप जानना चाहूँगा कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल करके मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, और उनको कैसे लेना है? डाइट का जो पार्ट था ना, उसमें एक कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, जिसमें कि वो एक ही बार में सारी चीज़ों को मिला के ले सकते हैं। तो जितने तरह के भी हमने ड्राई फ्रूट्स बताए थे, उन सबको अगर वो हम लोग इकट्ठे पीस के भी रख लें, है ना, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, और बीज हो गए, जितने चारों तरह के मगज़ हो गए, है ना, इन सबको इकट्ठा मिला करके पीस लें, है ना। इनको पीस के और जो खजूर हैं उनको दूध में उबाल के, और उसी दूध में 1 चम्मच इस पिसा हुआ ये जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का कॉम्बिनेशन, और तिल भी इसमें डाल सकते हैं हम। इसी में हम लोग ताल मखाने जो है वो भी डाल सकते हैं। मखानों को हल्का भून लीजिए, भून के वो थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं तो उनको ग्राइंड करके पाउडर बन जाएगा। तो ये एक स्मूदी टाइप जो है बन सकती है। इसी में ही थोड़ा सा शिलाजीत डाल के डेली ले सकते हैं, एक समय खास करके। इवनिंग में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, रात को सोने से पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होती है, और रात को हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है। अगर किसी में लिबिडो कम है, इंटरेस्ट कम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, शारीरिक ताकत कम है, तो वो अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा को आप 1 से 2 ग्राम पाउडर जो है वो पानी के साथ, दूध के साथ या घी के साथ मिला के लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। किसी भी फैट के साथ लीजिए, किसी भी फैट के साथ लीजिए। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में इसका बहुत रोल है अश्वगंधा का। इसके अलावा अगर स्टेमिना कम है और स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो शिलाजीत लीजिए। बॉडी को डिटॉक्स करना है तब भी शिलाजीत लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो भी आप शिलाजीत लीजिए। अगर प्रोस्टेट्स की कोई प्रॉब्लम है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है तो ऐसे केस में गोक्षूर जो है, जिसको गोक्षूरा भी बोला जाता है, लोगों को मालूम है कि ये कहाँ आराम से मिल जाता है, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा, है ना। तो गोक्षूर है वो भी 1 से 2 ग्राम जो है वो ले सकते हैं, पानी के साथ लीजिए, दूध के साथ लीजिए,
कि जैसे भी आप इसको खा सकते हैं वैसे खाइए। मैं तो यहाँ तक भी बोलती हूँ, नहीं खा सकते आप पाउडर अकेला अपने खाने में मिक्स कर लो, आटे में गूंद लो, सब्जी में मिला लो, सूप में मिला लो, कैसे भी करके इसको खाओ, अंदर जाएगा तो इसको फायदा ही देगा आपको, है ना। सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसको उत्तेजक माना जाता है, यानी नेचुरल एफ्रोडीसियक माना जाता है। लोग दवाइयाँ खाते हैं उत्तेजना लाने के लिए, तो सफ़ेद मूसली खाइए। कौंच के बीज हैं जो डोपामीन रिलीज़ करने का काम करते हैं, तो मेंटल जो उसको जो कनेक्शन बनना है पार्टनर के साथ में और जो एक सेंस ऑफ प्लेजर है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। कौंच के जो बीज होते हैं, ये कौंच पाक सदियों से जो हमारे ऋषि मुनि बनाते रहे और खाते रहे हमारे देश के लोग। यष्टि मधु जिसको मुलट्ठी बोलते हैं, बहुत ठंडी होती है नेचर में, इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को हटाती है। तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विदारी कंद है, विदारी कंद को रिजुविनेटर माना जाता है, नया कर देगा ऐसे माना जाता है। तो ये सारी जितने भी हर्ब्स मैंने आपको बताए, हम लोग इनको ही मिला मिला करके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं उनकी समस्या के हिसाब से। इनके ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं अलग अलग तरीके से। लोग इसको काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, इसका चूरन भी ले सकते हैं, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं वो ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से, लेकिन रैंडमली कुछ भी खाते रहेंगे और बिना ज़रूरत के खाते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि जी अनु मैडम को सुना था, उन्होंने बोला था तो हम खा रहे हैं, तो भैया फिर मैं बोलूँगी कि मुझे मत सुनो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैम जब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात आती है तो लोग नशों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। अफीम की बात आती है सामने, तो अफीम कैसे इफेक्ट करता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में? पहली बात तो मैं आपके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि बातों में लोग बोल देते हैं। नशे की आपने बात करी और अफीम को एक नशा ही लेबल कर दिया गया। अफीम एक दवाई थी, अफीम एक दवा है जो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। यहाँ तक कि कई सारी दवाइयाँ ऐसी थी जिनको अभी बैन भी कर दिया गया। बहुत सारी ऐसे मेडिसिन थे, कामनी विद्रावन रस था, जाति फलादी था, ये क्लासिकल मेडिसिन हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, उनमें अफीम को यूज़ किया जाता था। लेकिन क्योंकि इसको मिस यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने, इसलिए सरकार को इसको बैन करना पड़ा। खेती को भी बैन की दिया, लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल है, नारकोटिक्स के अंदर इसको कवर कर दिया गया। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हमारे जैसे वैद्यों को, जिनके पास ये बहुत बड़ा हथियार था इमरजेंसीज में पेशेंट को रिलीफ देने का, या ऐसी दिक्कतें जिनके लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं, जिनके लिए पेन किलर्स ले रहे हैं, उनमें ये दवाइयाँ बनती थी। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रोज़ रोज़ अगर हम एक चीज़ को खा रहे हैं तो वो चीज़ इवेंचुअली हमारे शरीर पर जो है असर करना बंद कर देती है। तो इसलिए जो एक निश्चित मात्रा में एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हर कोई बॉडी एक दूसरे से अलग होती है, उसके हिसाब से हमें चूज़ करना है। हम भी पेशेंट को सेम दवाइयाँ नहीं देते, हम गोलियाँ बनाते हैं, हमारी टैबलेट्स हैंड रोल्ड होती हैं क्योंकि उसको हाथ से बनाया गया पेशेंट के हिसाब से, है ना। ये नहीं कि इकट्ठे कैप्सूल भर के रख दो और सबको वही सेम देते जाओ। हर बॉडी अलग तरह की होती है, उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, वो स्मोकर था कि नहीं था, वो अल्कोहल पीता है कि नहीं पीता है, उसकी एज क्या है, उसके नेचर ऑफ जॉब क्या है, वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, उसको स्ट्रेस कितना है, क्या उसको स्ट्रेस के लिए भी कुछ चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके कॉम्बिनेशंस बना के हम पेशेंट को देते हैं। तो ये जो आपने बोला नशों की बात, तो नशे में जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जिनको स्मैक कहते हैं, या लोग गांजे का नशा करते हैं, ये सब चीज़ें जो करते हैं वो नशे हैं। ठीक, वो नशे हैं। जो पंजाब में चिट्टा बोलते हैं जिसको, वो नशे हैं। अल्कोहल नशा है। सही मात्रा में अल्कोहल को भी आयुर्वेद में बताया गया कि किस मौसम में कितना, कौन सा लेना और कैसे लेना, दवा के तौर पे कैसे लेना। ठीक, लेकिन मज़े के लिए रोज़ रोज़ इसको पी के नशे में धूतों के गिरेंगे तो नुकसान उनका होगा जिनसे उनको ठीक होने के लिए ज़रूरत थी।
तो हमारे भी हाथ बंध जाते हैं, हम भी नहीं उस दे सकते पेशेंट को। तो क्या सच में अफीम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होती है? वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होती है, ना केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम में होती है, बिल्कुल पैरालिसिस में होती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसमें अफीम जो है वो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन उसकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किस चीज़ के साथ लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको लेना किसको नहीं लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे एक सेगमेंट काट के खाली कि सुन लेंगे कि मैडम ने बोला अफीम खाओ तो हम खा रहे हैं, तो भाई मुझको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, फिर तुम लोगों को भी अफीम नहीं मिलेगी, और मेरा भी नुकसान और तुम्हारा भी नुकसान सबका नुकसान हो जाएगा। जी मैम, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके, तो कॉमनली क्या मिथ आपको सामने देखने को मिलता है? पहली बात तो ये लगता है कि शायद ये कोई ऐसी बीमारी होगी जो ठीक नहीं हो सकती, पहली बात सबसे ज़्यादा तो यही लगता है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बात नहीं करने चाहते लोग इसके बारे में, तब तक नहीं किसी के पास जाते, इतना इतना शर्म मानते हैं, इसको प्रेस्टीज इशू मान गया, सेल्फ जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है, मेंटल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ जाती है मेल्स की, किसी के साथ बात ही नहीं करते हैं, घर में भी गाइड नहीं किया जाता, स्कूल्स में नहीं गाइड किया जाता। जो चैप्टर डाला कोर्स की किताबों में 8वीं कक्षा में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पढ़ाना सोचा गया कि इस एज के बच्चों को बताना चाहिए, उसको पढ़ाते ही नहीं है टीचर क्लास में, उसको स्किप ही कर दिया जाता है। उस दिन टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं। अगर ऊपर से अगर फीमेल टीचर है तो और भी ज़्यादा इसको क्लास में बात करने को, अगर कोएड स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है तो वहाँ पर इसके बारे में बात करने को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। रूरल केसेस में, गांव में नहीं बात की जाती इस स्कूल्स में। इसको जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें तो फिर भी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात की जाती है। तो इसलिए अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत सारे मिथ्स हैं साथ में जुड़े हुए। वो यही है कि हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, है ना, या कि ये हमारी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है इस तरह से, या कि मैं केवल जो है जैसे आपने अफीम की बात करी कि इसी को खा के ठीक होऊंगा ऐसे करके, और नशे करके ही कर पाऊंगा सेक्सुअल एक्टिविटी। वो तो उनको जो साइकोलॉजिकल जो उनका एक साइकी बन गई, उनको चाहिए कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ स्टिमुलेशन, तो वो सहारा लेते हैं ड्रग्स का, जबकि वो बिल्कुल ना सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ को बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बिल्कुल उस लेवल तक ख़राब कर देते हैं कि वापस लेकर आना मुश्किल हो जाता है, वापस चीज़ों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को शुरुआत में ही पता चल गया कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसको बिल्कुल एक एनी अदर मेडिकल कंडीशन के जैसे हमें इसको हैंडल करना चाहिए। इसमें कोई लेबल नहीं करना चाहिए। बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सोशल स्टिग्मा का खतरा रहता है कि लोग बोलेंगे कि इसमें ये कमी है। पार्टनर के साथ में भी नहीं बात करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम्स को पार्टनर के साथ में भी नहीं शेयर करते। और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जो कपल मिलकर के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, उनमें हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल मॉरल सपोर्ट रहता है। तो एक दूसरे को फिंगर्स पॉइंट करना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, इस चीज़ के डर के मारे बात नहीं करना चाहते। तो इसलिए कुछ भी गूगल पे पढ़ लिया, किसी से सुन लिया। मूवी भी आई थी एक, ये जो ओ माई गॉड 3, उसमें जो था वो यही था कि कैसे बच्चे जो हैं हमारे मिसगाइड होते हैं, क्योंकि घर में उनके साथ बात नहीं की जा रही, स्कूल में उनके साथ बात नहीं की जा रही। तो उस मूवी को हर बच्चे को दिखाना चाहिए, हर पेरेंट को देखना चाहिए पहले तो, ओ माई गॉड 3। उसमें हर पेरेंट को पहले देखना चाहिए कि किस तरह से बच्चे जो हैं, खास करके जो टीनेजर्स हैं, वो किसके भ्रांतियों के शिकार हो रहे हैं, मिथ्स के, जो सुनते हैं, पीयर ग्रुप में सुन लिया, बड़ों से सुन लिया, देख लिया, इंटरनेट को एक्सेस है, पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ भी देखते जा रहे हैं, पॉर्न अवेलेबल है, पॉर्न देखते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स हैं, फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, उनको देख देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उनको इन्फ्लुएंस होके ही अपना जो कोशिश करते हैं लेने की। इतना ही नहीं है, ये पूरी चेन है। पैसे होते नहीं है, लेकिन
लगता है कि हाँ ले लो, साइज के लिए ये लेना चाहिए, स्टेमिना के लिए ये लेना चाहिए, है ना। तो ये जो मिथ्स हैं उसके साथ साथ ही ये सारी कुरीतियाँ भी जुड़ गई, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जुड़ गई, सोशल इश्यूज जुड़ गए, वही बच्चे चोरी करने लग जाते हैं या ड्रग्स में इंडल्ज हो जाते हैं। तो हमें संभालना है एज बड़े पेरेंट, हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अवेयरनेस दें बच्चों को। जी मैम, मैंने ये ऐसा सुना है कि अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्या सच में ऐसा है? देखिए, हार्ट अटैक जो है वो एक ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है। उसमें अगर ब्लड थिक हो गया है या ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो गई है तो हार्ट की वॉल्स को ब्लड नहीं पहुंच रहा, उस वजह से एक हार्ट की जो 3 वॉल्स रहते हैं उनमें से कोई एक वॉल काम करना बंद कर गई, यानी उसको पूरा दिन ये करना है। अगर वो ऐसे ऐसे करने की बजाय ये कर रहा है या एक हिस्सा पूरा मूव ही नहीं कर रहा तो ब्लड सप्लाई नहीं जा रही बॉडी को, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ऐसा नहीं है, उल्टा जो मेडिसिन्स फेमस, जिनको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहती दवाई का, लेकिन जिस दवाई का नाम सब लोग जानते हैं कि ये खाओ स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वो दवाइयों का साइड इफेक्ट है हार्ट अटैक होना। जो बिना सोचे समझे खा लेते हैं, मालूम नहीं कितनी डोज लेनी कितनी नहीं, उससे हार्ट बीट बढ़ती है और उससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है। कई लोग वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी? मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, आपने ले लिया जी। तो ये इंटरलिंक है? बिल्कुल, ये इंटरलिंक्ड है। मैम, अदरक और लहसुन कैसे फायदेमंद है मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में? गर्म नेचर के हैं दोनों ही, अदरक भी लहसुन भी। ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स हुए तो स्ट्रेस भी कम हुआ, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और आयुर्वेद में तो बोला ही गया है कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए केवल एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं करना, इसके लिए अग्नि मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक होना चाहिए, हमारा साउंड मेंटल स्टेट भी होना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर सेक्सुअल हेल्थ जो है अच्छी है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी को नरिशमेंट कैसे मिलता है उसकी बात करें तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी 7 धातुएं, 7 लेयर्स हैं। 7वें नंबर पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। पहले सारे ऑर्गन्स को अच्छे से पोषण मिलने के बाद में जाके लास्ट में जो है हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वो हार्मोन्स हैं, उनकी हेल्थ जो है बॉडी उसको स्ट्रेंथन करती है, उसको न्यूट्रिशन मिलती है, उसको उसका पोषण होता है। तो ये वन आफ्टर द अदर है। पहले सबसे पहले ब्लड जो है हमारा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, फिर हमारे टिश्यूज़ की, फिर हमारे मसल्स की, फिर बोन्स की, फिर ब्रेन की, नर्व्स की, उसके बाद जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नंबर आता है। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो मिथ्स हैं उनमें ना पड़िए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए या फिर अपने टीचर्स के साथ बात कीजिए। इधर उधर से इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मत उठाइए और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर कुछ समस्या होगी है तो वो ठीक नहीं हो सकती। आपको केवल आपकी समस्या के हिसाब से क्या करना है ये जानना है, उसके लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरा नंबर तो विभोर जी बता ही देते हैं हर बार आपको। तो डाइट को ठीक रखिए, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो कीजिए, रूटीन। प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स और जो आपके जितने भी ब्लू लाइट वाले स्क्रीन्स हैं उनसे दूर रहिए। स्पेशली रात को समय पे सोना, समय पे उठना, धूप लेना, एक्सरसाइज करना, नशों से दूर रहें, अल्कोहल ना पिएं, पैकेट फूड मत खाएं, बिल्कुल मत खाएं। हर चीज़ में पाम ऑयल है, हर चीज़ में सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं। ये क्षणिक भर का सुख है, मतलब उस समय तो लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है खा के, लेकिन फाइनली जाके फिर ये सारी प्रॉब्लम के साथ जूझते हैं। और मेरे जीवन के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हर जगह से धक्के खा के जब पेशेंट हमारे पास आता है तो दुख भी होता है कि काश हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी बातें जो हैं वो बता सकें। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि वो अपने बच्चों से बात करें, उनको गाइड करें, उनको सही बातें बताएं। जी मैम, अगर कोई हमारा पॉडकास्ट फॉलो करता है तो उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में कितना असर देखने को मिल जाएगा और कब से उसको फ़र्क पड़ना लग जाएगा? देखिए, अगर आप सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमने आज इसमें डिस्कस की हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो पहले दिन से ही आपको अपनी बॉडी में फ़र्क पड़ना शुरू पड़ जाता है। पहला तो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैंने सही चीज़ करना शुरू कर दिया, मुझे सोल्यूशन मिल गया मेरी बात का।
अगर पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जितनी भी बातचीत हमने करी उसमें से ये आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है मेरे लिए। तो पहले यही समझ में आ गया तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सोल्यूशन हो गई, और बाकी जितना ज़्यादा नियम से करेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैम आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्ते। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।